गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 मार्च 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, क्यों फेमस है 21 मार्च? क्योंकि 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ये भी काफ़ी दिन फेमस है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ये दोनों ही दिन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने में रख रहा हूँ, वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा, लेकिन सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, या ऑप्शन डी कौशल और उद्यमिता मंत्रालय। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति की सराहना की है, भारत की विदेश नीति की तारीफ की है, और वो भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ के विपक्षी दल की सरकार ला रही है, विपक्षी पार्टी ला रही है। तो विपक्षी पार्टी वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है, अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये कुछ दिन के बाद सत्ता से हट जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कुछ दिन के बाद नहीं रहेंगे। इनफैक्ट इसी महीने में मार्च में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता है पारित हो जाए और ये सत्ता से हट जाए। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत की विदेश नीति किस तरह से बदल रही है। इसको लेकर के इमरान खान ने तारीफ की है, और मैंने भी कई बार इस पर चर्चा किया है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बदल रही है। तो इन्होंने अपने संबोधन में एक इम्पॉर्टेंट बातें कही है। पीएम इमरान खान ने एक इम्पॉर्टेंट बातें यह कही है कि भारत एक तरफ क्वाड का सदस्य है, और क्वाड का सदस्य है इसका मतलब ये है कि क्वाड में भारत अमेरिका का सहयोगी है। तो क्वाड के सदस्य के रूप में भारत अमेरिका के सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका के जस्ट अपोजिट है रूस से ये तेल परचेज कर रहा है। तो भारत इस तरह से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग भी चर्चा करते हैं, तो लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो यहाँ पे मैं भारत की विदेश नीति किस तरह से बदल रही है, इस टॉपिक पे एडिटोरियल पहले भी आया हुआ है, इसी पॉइंट पे मैं चर्चा करूँगा। इंडियाज चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी, हेनरी किसिंजर का एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, कई बार मैंने चर्चा किया, फिर से मैं चर्चा करता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे, और निक्सन के सलाहकार रहे थे हेनरी किसिंजर। इन्होंने एक फेमस कोटेशन दिया था कि अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। अमेरिका का ना तो कोई परमानेंट मित्र है और ना ही कोई परमानेंट शत्रु है, बल्कि अमेरिका का परमानेंट इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको हिंदी में व्यक्त करूं या दूसरे शब्दों में व्यक्त करूं तो इसको कह सकते हैं आप कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो अस्थायी दोस्त होता है, और ना ही अस्थायी कोई दुश्मन होता है, बल्कि अस्थायी हित निहित होता है। ये हेनरी किसिंजर का कोटेशन है, इसको कहीं भी आप लोग कोट कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होता है, जब दो देशों के बीच में संबंध स्थापित होता है, तो उसमें ना तो कोई परमानेंट मित्रता होती है और ना ही परमानेंट शत्रुता होती है, बल्कि परमानेंट हित निहित होता है। दोनों एक दूसरे से जो हित होता है उस हित को देखता है, दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखता है। भारत की वर्तमान की विदेश नीति किस तरह से बदल रही है? तो भारत जो है, पहले हमारे यहाँ जो पॉलिसी था, अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और इससे पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी को आक्रामक रूप से बढ़ाने के लिए इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील किया गया। लुक ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ देखो, एक्ट ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ कार्य करो। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये आसियान के लिए हम अपनी पॉलिसी को लाए हैं, आसियान के लिए पॉलिसी को लाए हैं। साथ ही साथ हम जापान के साथ संबंधों को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ हम दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को इम्प्रूव करेंगे। इसी का नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको भारत क्रियान्वित कर रहा है। सार्क से दूर हटता और बिम्स्टेक की ओर अग्रसर, सार्क के ऑल्टरनेटिव के रूप में भारत बिम्स्टेक को देख रहा है, और बिम्स्टेक की ओर वर्तमान में भारत अग्रसर है। ये भी भारत की चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी है। जहां पहले भारत सार्क को फोकस करता था, वहीं भारत अब बिम्स्टेक को फोकस करता है।
नाम नॉन अलाइन मूवमेंट से दूर होता हुआ भारत। नॉन अलाइन मूवमेंट की अब वैसे भी बहुत ज़्यादा अहमियता नहीं रह गई है, और ख़ास करके यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था 1991 से पहले, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, लेकिन अब इसकी कोई खास भूमिका नहीं रह गई है। तो ऐसे कंडीशन में नॉन अलाइन मूवमेंट से भारत दूर हटता हुआ दिख रहा है। अमेरिका और रूस के बीच में संतुलन स्थापित करने का भारत प्रयास कर रहा है। एक तरफ क्वाड का भारत सदस्य है, जो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को इम्प्रूव करते हुए दिखाया जाता है, या क्वाड के साथ अमेरिका के सहयोगी के रूप में भारत काम करता है। अमेरिका हमारा एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, चीन के बाद अमेरिका का ही नंबर आता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा, रूस से भी हम संतुलन स्थापित कर रहे हैं। एक तरफ हमारा सबसे अधिक व्यापार होता है अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ हमारा सबसे अधिक व्यापार होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा, हम हथियारों की सबसे अधिक खरीदारी करते हैं रूस के साथ। तो दोनों के साथ हम अपने संबंधों को इम्प्रूव कर रहे हैं, या दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने का भारत प्रयास कर रहा है। दो विरोधी देशों के साथ अच्छे संबंध, ये भी भारत की एक पॉलिसी रही है। जैसे आप देखेंगे फिलिस्तीन और इजराइल, इजराइल के साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और फिलिस्तीन के साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों एक दूसरे का विरोधी है। इजराइल और फिलिस्तीन में लगातार युद्ध होते रहता है, लगातार तनाव की स्थिति रहती है, लेकिन दोनों के साथ ही भारत के अच्छे संबंध हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे सऊदी अरब और ईरान, दोनों एक दूसरे का विरोधी है। सऊदी अरब जहां सुन्नी देश है, वहीं पे ईरान शिया देश है, और विश्व में शिया और सुन्नी का प्रतिनिधि करता है, शिया का प्रतिनिधि ईरान करता है, सुन्नी का प्रतिनिधि करता है सऊदी अरब, और दोनों में नहीं बनता। शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह से दोनों में दुश्मनी है। तो सऊदी अरब और ईरान दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं। इसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन, पहले दोनों के बीच में काफ़ी शत्रुता थी। इधर तो मैं देख रहा हूँ कि सऊदी अरब और इजराइल कहीं के निकट आ रहे हैं, लेकिन बावजूद आप देखेंगे सऊदी अरब इजराइल दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये भी भारत की विदेश नीति के एक कह सकते हैं सफलता, आप इसको कह सकते हैं कि दो विरोधी ध्रुव देश के साथ भारत के दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बिंदु बनता भारत, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का केंद्र बिंदु बनता भारत। पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भारत में स्थापना हुआ है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। उसके बाद ICDRI की स्थापना भी भारत में हुई है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का केंद्र बिंदु अब धीरे धीरे भारत में बन रहा है। भारत में भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हो रही है। भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी और 4D पॉलिसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। दो डिप्लोमेसी होता है, डिप्लोमेसी का दो पार्ट होता है, एक तो हार्ड डिप्लोमेसी होता है, हार्ड पावर डिप्लोमेसी होता है, और एक होता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हार्ड पावर डिप्लोमेसी में क्या होता है, डिप्लोमेसी क्या होता है, डिप्लोमेसी मतलब होता है कि किसी दूसरे देशों के साथ संबंधों को हम किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, या दूसरे देश के साथ जो संबंधों है उसको किस तरह से हम प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे देश के को किस तरह से हम प्रभावित कर रहे हैं, इसी को कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी कहा जाता है। अब हार्ड पावर डिप्लोमेसी क्या होता है, पैसा के दम पे किसी देश के साथ संबंध स्थापित करना, या पैसा के दम पे किसी देश को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना, या मिलिट्री के दम पे किसी देश के साथ संबंध स्थापित करना या अपनी शर्तों को मनवाना। ये सब जो पार्ट होता है ये हार्ड पावर डिप्लोमेसी होता है। पैसा और मिलिट्री नहीं होता, मसल पावर के दम पे अगर आप अपना संबंध किसी देश के साथ स्थापित कर रहे हैं, या मजबूत कर रहे हैं, या अपनी बात मनवा रहे हैं, तो उसे हार्ड पावर डिप्लोमेसी कहा जाएगा। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या होता है, अपनी संस्कृति के दम पे किसी अन्य देश के साथ संबंध स्थापित करना, अपनी बात उनके सामने रखना और मनवाना, ये होता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे संस्कृति आ गया, कल्चर आ गया, सिनेमा आ गया, गांधी जी का प्रभाव विश्व के कई सारे देशों में है। तो इस तरह से ये भी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का आधार स्तंभ है। गांधी जी भारत के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के सबसे बड़े आधार स्तंभ में से एक माने जाते हैं, क्योंकि विश्व के कई सारे नेता पे गांधी जी का स्पष्ट प्रभाव दिखा था। नेल्सन मंडेला हो गया, बराक ओबामा हो गया,
मार्टिन लूथर किंग हो गया, ये सब पे गांधी जी का स्पष्ट प्रभाव रहा है। और इनफैक्ट बराक ओबामा ने इंडिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर के 2008 में कहा था कि अगर मैं गांधी को नहीं पढ़ता तो शायद अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं हो पाता। अब सोचिए किस तरह से गांधी भारत और अमेरिका के संबंधों को इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि मैं गांधी को नहीं पढ़ता तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होता। तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। गांधी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के सबसे बड़े आधार स्तंभ है। अगला है कि भारत अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है। पहले भारत क्या था, डिफेंसिव मोड में चलता था। अब क्या है कि डिफेंसिव मोड पे भारत नहीं होगा, अग्रसर मोड पे भी भारत चल रहा है। मसलन 2016 में उरी अटैक के बाद हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया। डोकलाम में जिस तरह से भारत चीन के सामने में लगा हुआ है, या चीन के सामने में चीन को टक्कर जिस तरह से दे रहा है, ये सब दिखा रहा है कि भारत सुरक्षात्मक नीति पे अब काम नहीं कर रहा है, या सुरक्षात्मक नीति को चेंज करते हुए आक्रामक नीति भी शो कर रहा है। हम शांत हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बलहीन हैं। अगर आप हम पे हमला कीजिएगा या भारत के टेरिटरी में किसी तरह का आतंकवादी कार्रवाई होगी तो भारत पाकिस्तान पे कार्रवाई करेगा। तो ये स्पष्ट संकेत भारत ने दिया है, ये स्पष्ट संकेत भारत ने चीन को भी दिया है और पाकिस्तान को भी दिया। तो ये सब वो पॉइंट है जो इस बात को शो करता है कि भारत की विदेश नीति किस तरह से बदल रही है। उम्मीद करता हूँ ये एडिटोरियल आपका क्लियर हो गया होगा, ये जो आर्टिकल है ये आपका क्लियर हो गया होगा। और इस पर कई बार एडिटोरियल भी आया था इस टॉपिक पे कि भारत की विदेश नीति किस तरह से बदल रही है। इस पर कई बार एडिटोरियल भी आया था जो मैंने आपके साथ चर्चा किया वर्तमान में। हिजाब पे फैसले देने वाले जजों को धमकी मिलने के बाद वाई श्रेणी की सुरक्षा। अब देखिए ये दोनों ही जो न्यूज़ है, जैसे भारत इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अपनी पहली भारत की यात्रा पे आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएंगे। तो भारत और इजराइल संबंध आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं उस समय में सेपरेट वीडियो बना करके चर्चा कर दूंगा, या जब इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आएंगे और उसके बाद जो है कुछ MOU पे साइन होगा उसके बाद मैं सेपरेट वीडियो बना करके इस पर चर्चा कर दूंगा। साथ ही यहाँ पे सोमवार यानी आज ही भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रधानमंत्री के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। और ये वार्ता जो है वर्चुअल होगी, यानी कंप्यूटर के माध्यम से होगी, वर्चुअल रूप से होगी। तो इस वार्ता के बाद जो भी इसका आउटपुट होगा मैं कल चर्चा कर दूंगा इस पर। बहरहाल एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि विश्व में 55% लिथियम का उत्पादन अकेले ऑस्ट्रेलिया करता है। यानी हमें बैटरी की आवश्यकता है, हमें EV की आवश्यकता है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की आवश्यकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें लिथियम के लिए कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत करनी होगी, ताकि ऑस्ट्रेलिया भारत को पर्याप्त मात्रा में लिथियम दे और भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल का पर्याप्त उत्पादन कर सके। जिस तरह से वर्तमान में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, या वैश्विक संकट जिस तरह से घिरा हुआ है, उससे लग रहा है कि पेट्रोल की कीमत और बढ़ेगी। तो इसका सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव यही है, EV ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है। तो इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और हो सकता है निश्चित तौर पे आप देखिएगा कल के जो प्रेस रिलीज होगा उस पर देखिएगा इसकी चर्चा होगी कि भारत लिथियम की मांग करता है ऑस्ट्रेलिया से। महामारी, यूक्रेन युद्ध जैसी चुनौतियां आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बनाती है। देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी चर्चा किया है कि अब समय आ गया है कि हम जो है आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर क्यों बने? क्योंकि जो कोरोना महामारी आपने देखा होगा, कोरोना महामारी के समय में वैश्विक आयात निर्यात बंद था। तो महामारी हो गया, यूक्रेन युद्ध हो गया, ऐसी कई सारी परिस्थिति आपको दिखती है, ऐसी कई सारी चुनौती दिखती है कि आवश्यकता इस बात की है कि भारत आत्मनिर्भर बने। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत होगी, उसके बाद ऊर्जा सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत होगी। ये दो ऐसा सेक्टर है जिसमें तत्काल रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। और उसके लिए देख रहे हैं कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में सरकार काम कर रही है।
रासायनिक खाद का विकल्प बनेगी गंगा की गाद। इसका 2 पॉइंट में आपको देखने की जरूरत है। एक तो गाद जो होता है, गाद के कारण, गाद क्या होता है कि गंगा नदी जो होती है, मान लीजिए नदी है, तो नदी के नीचे जो है जमीन जो होता है, जमीन पे गाद बैठ जाता है। तो ये जो जमीन पे गाद कभी कभी बैठ जाता है तो क्या होता है सॉरी, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो कई बार बाढ़ जो देखिएगा, बाढ़ का कारण में एक कारण ये भी है कि गाद जम जाना। तो अगर गाद को आप प्रयोग हम खाद के लिए करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एक तो नदी में बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ की समस्या से तत्काल रूप से निदान हो पाएगा। और दूसरा क्या होगा कि रासायनिक खाद जो है जिसमें हम विदेश से मंगाते हैं, अधिकतर रासायनिक खाद की भारत निर्यात करता है, आयात करता है, भारत विदेशों से मंगाता है। तो खाद्यान्न की रासायनिक खाद के सेक्टर में हमको आत्मनिर्भर बनना है, या खाद के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके लिए रूप में हम गंगा की गाद का ऑल्टरनेट रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों ही इसका पॉइंट है। एक तो ये होगा कि गाद जो निकालेंगे उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बाढ़ की समस्या से निदान होगा। और दूसरा ये होगा कि रासायनिक खाद का एक विकल्प गंगा की गाद बनेगी, और कहीं ना कहीं रासायनिक खाद जो हम विदेश से मंगाते थे वो हमें मंगाना नहीं पड़ेगा, हमारी फॉरेक्स रिजर्व की खपत कम होगी। तो ये दोनों ही पॉइंट होगा। पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है ट्यूलिप गार्डन। ये कई बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछता है कि कहाँ पे है ट्यूलिप गार्डन। तो ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, श्रीनगर में। ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की तैयारी। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सत्र 2022-23 से पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया है। तो वो राज्य सरकार होगी मध्य प्रदेश सरकार, जो अपनी 12वीं कक्षा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई का विकल्प दे रही है छात्रों को, और इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है। बाईस मार्च को जल दिवस है, और इस बार जल दिवस का जो थीम है वो भूजल है, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को लेकर के ये पूरा पेज मुद्दा पे डेडिकेटेड है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक मंडे को मुद्दा होता है और एक पूरा पेज डेडिकेटेड होता है, और आज का पूरा पेज जो डेडिकेटेड है मुद्दा को लेकर के, और मुद्दा का थीम है भूजल। भूजल थीम क्यों है, क्योंकि विश्व जल दिवस की थीम ही है इस बार भूजल, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पे कई बार हमने सेपरेट रूप से चर्चा किया है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें कई सारे नोट करने लायक पॉइंट हैं, तो ये पूरा पेज रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। कश्मीर में रस्सी बसी भारतीय संस्कृति। देखिए कश्मीरी फाइल मूवी को लेकर के कश्मीरी एक बार फिर चर्चा में है, और ये जो एडिटोरियल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, अच्छा एडिटोरियल है, इसको आप लोग पढ़िएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि कश्मीर क्यों इम्पोर्टेंट रहा है भारत के लिए, या कश्मीर किस तरह से भारत से जुड़ा रहा है, कश्मीर का जुड़ाव किस तरह से भारत से रहा है। तो उसका कई सारे पॉइंट बताया गया है, किस तरह से कश्मीर को विश्व का स्वर्ग किस तरह से कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ऐसा अगर है, मान के चलिए अगर आप ये बोलते हैं कि कश्मीर हिमालय की गोद में है इसलिए कश्मीर को विश्व का स्वर्ग कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश भी तो हिमालय की गोद में है भाई। अरुणाचल प्रदेश को विश्व का स्वर्ग क्यों नहीं कहा जाता, कश्मीर को ही विश्व का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। तो उसका जवाब आपको इस एडिटोरियल में मिल जाएगा कि कश्मीर वो जगह रहा है जहाँ पे जो सभ्यता और संस्कृति की देन रही है। कल्हन की राज तरंगिणी जो किताब थी, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कल्हन की राज तरंगिणी को माना जाता है, और कल्हन की राज तरंगिणी कहाँ लिखा गया है, वो कश्मीर में लिखा गया है। तो कश्मीर जो है सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है, शोध का केंद्र है, हिस्ट्री के शोध का केंद्र है कश्मीर, फिलॉसफी के शोध का केंद्र है कश्मीर, अन्य कई चीज़ों के शोध का केंद्र कश्मीर रहा है। आज जो हम लोग फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उस नाटक को लिखने वाले जो किताब है उसका नाम है नाट्य शास्त्र, जिसको भरत मुनि ने लिखा था।
तो इसका मतलब नाटक का केंद्र भी कहीं ना कहीं कश्मीर रहा है। तो कई सारे, जब इसको आप पूरे पढ़िएगा, इसको आप देखिएगा, तो आपको रियलाइज होगा कि विश्व में हिस्ट्री का देन, फिलॉसफी का देन, नाट्य शास्त्र का देन, सिनेमा का देन, ये सारा का सारा देन कहीं ना कहीं कश्मीर रहा। तो इसलिए कश्मीर भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। अमरबेल सरेखी वंशवादी राजनीति, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। बीपीएससी मेंस में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार के राजनीति पे किस तरह से जाति और धर्म का प्रभाव है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। थाली में छिपा है धरती बचाने का राज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के आप लोगों ने नोट्स अगर बनाया होगा तो एक पॉइंट जरूर ऐड कर लीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण ये भी है कि लोगों की खान पान की आदत भी ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रही है। और एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 21 से 37% ग्रीन हाउस गैस को जो प्रभावित करता है, लोगों के खाने पीने की आदत प्रभावित करता है। यूक्रेन से लौटे छात्रों के भविष्य का सवाल, अब देखिए ये चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी कई बार हमने चर्चा किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूक्रेन से जो छात्र लौटे हैं, लगभग 18,000 के आसपास आई थिंक छात्र लौटे हैं यूक्रेन से। अब वो जो छात्र है उसको किस तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किस तरह से उसको एडजस्ट करेगी। अगर मान लीजिए कोई यूक्रेन में 4th ईयर का स्टूडेंट था जो 4th ईयर में था मेडिकल कॉलेज में, तो उसको इंडिया में ही 4th ईयर में ही एडमिशन दिया जाए। कोई 3rd ईयर में था तो उसको इंडिया में ही 3rd ईयर में एडमिशन दिया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट यह भी है कि क्यों हमारे छात्रों को विदेश जाकर के मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया के जो कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज है, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कम है, दूसरी बात क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में 50 लाख से तो ऊपर ही फी लगता है। यूक्रेन में जाकर के एक लड़का 20 से 25 लाख रुपए में मेडिकल की पूरी पढ़ाई कर लेगा, इंडिया में 1 करोड़ लगेगा उसको। तो क्यों वो इंडिया में पढ़ाई करेगा। तो ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए, इस चीज़ पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ पे सरकार को काम करनी चाहिए। मेडिकल का सीट बढ़ाइए और मेडिकल का सीट किफ़ायती तौर पे बढ़ाइए, उसी रेट में बढ़ाइए जिस तरह से रेट में चीन में एमबीबीएस हो जाता है, यूक्रेन वगैरह में एमबीबीएस हो जाता है, रशिया में एमबीबीएस हो जाता है, उसी रेट में इंडिया में भी एमबीबीएस का सीट निर्धारित किया जाना चाहिए। धधकते जंगल झुलसाता जीवन, अब देखिए विश्व वानिकी दिवस पे जंगल की आग को लेकर के क्वेश्चन दिया गया। यूपीएससी मेंस में और बीपीएससी मेंस में दोनों जगह जंगल की आग को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ बेसिक पॉइंट में जंगल की आग को लेकर के चर्चा करूंगा। जनवरी में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड मणिपुर सीमा में लंबे समय तक वानिकी की घटना देखी जाती है। जनवरी महीने में, फरवरी महीने में और खास करके अप्रैल वगैरह के आसपास जो है खूब आप देखेंगे जंगल में आग काफ़ी लगती है। ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में भी फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत के दौरान आग की एक बड़ी घटना घटित हुई थी, पिछले साल घटित हुई थी यह। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व और गुजरात के एशियाई शेरों तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अभयारण्य में भी वनाग्नि की घटना देखी गई है। आखिर वनाग्नि का कारण क्या है, जंगल की आग लगने का क्या कारण है। जंगल की आग लगने का कारण जो है प्राकृतिक कारण भी है और मानवीय कारण भी है, लेकिन इसका भारत में सबसे प्रमुख कारण मानवीय कारण है। समाप्त होते हुए गांव समाज की भागीदारी, गांव और समाज जिस तरह से समाप्त हो रहा है, जंगल से जिस तरह से लोगों का पलायन हो रहा है, या जंगल जिस तरह से कट रहा है, या जंगल के लोग जिस तरह से वहां से बाहर निकल रहा है। पहले क्या होता था कि जंगल में लोग रहते थे और आग जिस तरह से लगता था वहीं लोग जाकर के आग बुता देते थे, लेकिन जिस तरह से वहाँ जंगल के आसपास लोग और समाज समाप्त हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में अगर आग लग भी जाएगा तो उसे बुताने वाला कोई नहीं होता है, और जब तक आग को आप बुझाइएगा तब तक काफ़ी लेट होता है, काफ़ी सारे जंगल जल जाते हैं। तो समाप्त होते हुए गांव और समाज की भागीदारी भी जंगल की आग का एक रीजन है। भारत में मार्च और अप्रैल के दौरान सबसे अधिक वनाग्नि की घटना देखी जाती है, और यहाँ जंगल में सूखी लकड़ियाँ होती है, पत्तियाँ होती है, घास होती है, खरपतवार होती है, जो आग को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होता है।
तो खास करके आप देखेंगे इसी अप्रैल महीना में, मार्च महीना में, इसी समय में सबसे अधिक वनाग्नि की घटना होती है, वन में आग लगने की घटना होती है। क्यों? क्योंकि इस समय में जंगल में सूखी लकड़ियाँ आपको देखी जाएगी, पत्तियाँ होगी, घास होगी, खरपतवार होगी, ये सब जो है आग बढ़ाने का काम करती है। कई अध्ययन विश्व स्तर पे आग के बढ़ते मामलों में जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट रीजन है। क्लाइमेट चेंज आग लगने का एक महत्वपूर्ण रीजन है। ब्राज़ील के जंगल में जिस तरह से आग लगती है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है ब्राज़ील के जंगल को, अमेजन के जंगल को, वहाँ पे जिस तरह से आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से भीषण आग लगी है, कैलिफोर्निया में जिस तरह से आग लगी है, ये सब कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से इसको आप जोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे जब आप न्यूज़ को पढ़ेंगे तो एक रिपोर्ट दिया हुआ है और इस रिपोर्ट में चर्चा किया गया है कि भारत में प्रति वर्ष आग लगने से 440 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये डाटा दिया हुआ है इसी न्यूज़ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ये पॉइंट। क्रिप्टो को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी। और वैसे भी देखिएगा बजट में अगर आपने देखा होगा कि 18% जीएसटी एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर लगाया जाता है। इस समय में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी द्वारा, क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा सेवाओं पे लगभग 18% जीएसटी लगाया जाता है। और अब जो है फाइनली क्रिप्टो को भी जीएसटी में लाने की तैयारी कर रही है। बजट में इसकी चर्चा भी किया गया था। थोक खरीदारों के लिए 25 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका ऑल्टरनेट देखने की जरूरत है। यहाँ से अगर आप इसको देखिएगा बैकग्राउंड में तो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस तरह से हम पेट्रोल और डीजल के ऑल्टरनेट को हम यूज कर सकते हैं या ऑल्टरनेट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और इसका ऑल्टरनेट क्या है? इथेनॉल है। तो इथेनॉल है तो राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आया था और उस 2018 की पॉलिसी में कहा गया था कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल हम 2022 तक मिलाना शुरू कर देंगे और पेट्रोल में 20% इथेनॉल जो है हम 2025 में मिलाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके बेचेंगे, उससे एफिशिएंसी कम नहीं होगी, लेकिन 10% पेट्रोल के आयात हम 2022 तक कम कर लेंगे और 20% पेट्रोल के आयात हम 2025 तक कम कर लेंगे। इसको तत्काल रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। एथेनॉल अगर पेट्रोल का ऑल्टरनेट है तो उस पर सरकार को अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए इतना ही न्यूज़ था, लौटते हैं क्वेश्चन पे। अटल इनोवेशन मिशन, AIM इसको कहा जाता है, एम अटल इनोवेशन मिशन, ये बेसिकली नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना किया गया है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।